नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे फंड की वैल्यू क्या है ईपीएफओ के अंदर, और वो भी जो ईपीएफओ कैलकुलेट करता है उसके फॉर्मूले से भी, और जो एक्चुअली के हिसाब से कैलकुलेशन होना चाहिए थी मंथली रेट पे, उसके हिसाब से भी मैंने दो ये चीजें बताई थी आपको। अब मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2019 जो सुनील कुमार केस था, उस केस के अंदर ये सुनील कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ ईपीएफओ जो केस था, ईपीएफओ वर्सेस सुनील कुमार था, क्योंकि सुनील कुमार पहले हाई कोर्ट में जीत चुके थे, तो इसलिए ईपीएफओ ने अपील की थी। इसके अंदर, इस केस के अंदर जो पीएफ कमिश्नर थे, पीएफ कमिश्नर ने एक एफिडेविट सबमिट किया था, और वो एफिडेविट जो सबमिट किया था उन्होंने, उस एफिडेविट में उन्होंने क्या जानकारियां दी थी, वो जानकारियां जो दी थी उसके आधार पर ही हम ये कैलकुलेशन करेंगे, अपनी जो एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं। तो ये मिस्टर अनिमेश मिश्रा हैं जिन्होंने, देखिए, ये एफिडेविट सबमिट किया था। अनिमेश मिश्र, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयोग, एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, इन्होंने ये सबमिट किया था, और इन्होंने जो सबमिट किया था उसमें सारी एक्चुअरी की रिपोर्ट सबमिट की थी। उस एक्चुअरी की रिपोर्ट में इन्होंने क्या लिया था वो हम देखेंगे कि इन्होंने क्या एजम्पशंस लिए थे जिसके आधार पर कैलकुलेशंस की गई थी। तो इन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमने वही एजम्पशंस ली हैं जो इन्होंने एक्चुअरी लेते हैं इनके, और एक्चुअरी के आधार पर जो लेने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट की गई थी। ये एक्चुअरी की रिपोर्ट है, जो हमारा एक्चुअरी है ईपीएफओ के, वो मिस्टर डी के पंडित, ये 2015 से यही है, और इन्होंने ये वैल्यूएशन करने के लिए, वैल्यूएशन रिजल्ट्स ऑफ 31/3/2019 में ये अप्रोच जो ली थी, उसमें एजम्पशंस की जो समरी ली थी, मैं उसको दिखाना चाहता हूं अपनी कैलकुलेशन से पहले। देखिए, फ्यूचर वैल्यू राइज तो हमारे केस में 0 है, क्योंकि हम 15,000 तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं। इन्होंने 7% लिया है एक्टिव फेज के लिए, लेकिन फ्यूचर पेंशन राइज, पेमेंट राइज, वो इन्होंने 0 लिया है। ठीक है जी, दोनों चीजें। रेट ऑफ डिस्काउंटिंग 8% लिया है इन्होंने, 8% रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। मैं बाद में बात करूंगा इन सब चीजों की अपनी कैलकुलेशन में। मैं पहले आपको ये एजम्पशन दिखाना चाहता हूं, इसकी ऑथेंटिसिटी दिखाना चाहता हूं मेरी कैलकुलेशन की। मोर्टिलिटी रेट, इन्होंने जो इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मोर्टिलिटी रेट है, ये एलआईसी ऑफ इंडिया के द्वारा एक टेबल तैयार की जाती है, मोर्टिलिटी टेबल, और उसी को सारी कंपनियां मानती हैं। ठीक है जी। पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है, और इसमें यही सब चीजें जो इन्होंने ली हैं, उसी आधार पर हमने अपनी कैलकुलेशन की है। उसी कैलकुलेशन को अभी हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, इसको पूरा ही देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या एजम्पशन ली हैं। दूसरा, पेंशन स्कीम, मैक्सिमम पेंशन हमें मालूम ही है, मैक्सिमम सैलरी 15,000 इन्होंने ली है, 15,000 ही ली गई, 15,000 ही है, हम सब लोगों को मालूम है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या क्या किया गया है वो सब तरीके बताए हैं, लेकिन 15,000 पे हमारा लिया गया है सारा का सारा। और डिस्काउंटिंग रेट क्या लिया गया है, 8%, और मोर्टिलिटी रेट जो लिया जाना है उसकी इन्होंने बात की है। यानी जो एक्चुअली कैलकुलेशन की है, सेम कैलकुलेशन हमने अपने उसमें की है, अपनी आज की कैलकुलेशन में। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कैलकुलेशन होने से पहले, कि ये मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मुझे भी जानकारी मिलती रहती है। मुझे अच्छा लगता है जब आप किसी उस पर कमेंट करते हैं। आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। कोई भी आदमी जो वीडियो देख रहा है वो स्वतंत्र है, अपने मन का मालिक है। यदि उसको कैलकुलेशन अच्छी नहीं लगती है, या वो कोई और सजेशन देना चाहता है, तो इस पे व्हाट्सएप पे वो दे सकते हैं। लेकिन आप व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर करें। अब मैं आता हूं कि कल के वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 200,
मैंने अपने बारे में ये सारी डिटेल्स दी थी, इसलिए हम इनको अभी नहीं लेंगे और हम फाइनल फिगर पे पहुंचते हैं, क्योंकि आज का उद्देश्य हमारा डिस्काउंटिंग रेट पर हमारी पेंशन की वैल्यू जानना है कि पेंशन हमारी केस में कितनी होती है। मैंने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि हमारे यदि हम मंथली कैलकुलेशन करते हैं तो 12,40,548 रुपए मेरे द्वारा दिए गए ईपीएफओ के अंदर पैसे की वैल्यू है। ठीक है, अब हम दूसरी कैलकुलेशन करेंगे जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेंशन पेमेंट्स या फ्यूचर बेनिफिट्स या जो आपको पेंशन मिलती है उसकी फ्यूचर वैल्यू आपके लाइफ में कितनी होगी, इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। और मैंने आपको इसीलिए दिखाया है वो रिपोर्ट कि हम इसको एक्चुअल जो कैलकुलेशन करते हैं एक्चुअली उसी पेमेंट के आधार पर हमने की है। तो हमने डिस्काउंटिंग रेट लिया है। डिस्काउंटिंग रेट मतलब ये वैल्यू ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर में जो कैश फ्लो मेथड्स हैं उसके हिसाब से, यानी हर महीने जो आपको पेंशन दी जानी है, जैसे मेरे केस में मुझे 4,529 रुपए पेंशन मिलती है, तो उसकी वैल्यू कैसे घटती चली जाएगी वक्त के हिसाब से। हम उसे मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं और ईयरली बेसिस पे भी ले सकते हैं। और हम जो 8% है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हम मंथली रेट पे निकाल देंगे। जैसे हम मंथली रेट 8% को 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.67% ये हमारा मंथली हो जाएगा। इसी तरह सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी उन्होंने ली है। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी जो है वो उन्होंने एक मोर्टेलिटी जो LIC की टेबल है उसके हिसाब से ली है, यानी कितनी एज तक बंदा जीवित रहेगा और एवरी ईयर 58 के बाद उसके कितने परसेंटेज चांसेस हैं सरवाइव करने के। तो जो मोर्टेलिटी टेबल होती है वो LIC द्वारा ली गई है और LIC द्वारा क्रिएट की गई है। उसी LIC की टेबल को इन्होंने अपने उसमें लिया है और इंडियन गवर्नमेंट भी LIC द्वारा जो टेबल बनाई गई है उसी को मानती है। हालांकि हम उस पर चर्चा करेंगे, वो टोटल डाउटफुल है, वो भी अभी हम उस पर ये भी चर्चा करेंगे। इसमें मोर्टेलिटी इंडेक्स होता क्या है कि 1,000 लोगों पर कितने लोग एक साल में मरेंगे, सीधे शब्दों में बोलूं मैं तो कितने लोगों की डेथ हो जाएगी। इसको जैसे मान लीजिए आप ये कल्पना करते हैं कि इस साल जितने भी पेंशनर्स हैं उसमें 1,000 लोगों में 5 लोगों की डेथ हो जाएगी, तो उसका मोर्टेलिटी इंडेक्स इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि 5 लोगों की डेथ 1,000 लोगों पे हो जाएगी। तो इसी तरह हम जो है जैसे 58 पे जब हम स्टार्ट करते हैं 58 पे हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की तो 58 पे ये मान के चला जाता है कि 58 तक आपकी पेंशन चालू होगी, मतलब आप सरवाइव कर रहे हैं, मतलब आप जीवित हैं, तो आपकी उस समय 1 माना जाएगा और उससे जैसे ही आप अगले महीने बढ़ेंगे तो वो चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, तो उसको वो उतना ही माइनस होता चला जाएगा मंथ वाइज। ये ईयर वाइज लेते हैं पर चूंकि हमने कैलकुलेशन मंथ वाइज की है तो इसीलिए हमने उसे मंथ वाइज लेकर हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने 3-4 चीजें, इन्फ्लेशन इंडेक्स भी इसमें लिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन हमारे देश में इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं लिया जाता। दूसरा इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब DA, सीधी बात करें DNS अलाउंस, वो गवर्नमेंट पेंशन में लिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट पेंशन में चूंकि गवर्नमेंट की पूरी लायबिलिटी होती है इसलिए ऐसी कोई कैलकुलेशन वहां पे नहीं की जाती, ये केवल यहां पे की जाती है। और हमारे केस में इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं लिया गया, यानी हमको DN नहीं दिया जाता है। हमारे इनपुट क्या है कि EPFO ने ये माना है कि हम 84 मंथ्स, जो पीछे कैलकुलेशन आई थी EPFO 84 ये मान के चलता कि 84 ईयर्स तक बंदा सरवाइव करता है या करेगा, या यूं कह सकते हैं कि सारी कैलकुलेशन EPFO की 84 ईयर्स तक होती हैं। तो हमने भी उसे 84 ईयर्स तक ही लिया है। हम जैसा EPFO लेता है उसी प्रकार से कैलकुलेशन करके ये देखना चाहते हैं कि हमारे फंड की वैल्यू क्या है। तो यदि हम 84 तक बात करें तो 58 तक ये हमने कंट्रीब्यूशन किया 432 महीने, 84 महीने तक हमारी सर्वाइवल, 84 ईयर्स तक हमारा सर्वाइवल है। 84 महीने तक 27 साल होते हैं। 58 से आप काउंट करें तो 58 से जैसे 59 को भी काउंट करेंगे और 84 को भी काउंट करेंगे तो दोनों मिलकर फिर 27 ईयर्स होते हैं और 27 ईयर्स में 324 महीने होते हैं। तो यानी 324 महीने तक हम ये देखेंगे कि हमारे पैसे की वैल्यू क्या है। पेंशन बेनिफिट 4,529 मुझे मिल रहा है। डिस्काउंट रेट जैसा मैंने पहले बताया अभी वो 8% है, और जब हम इसको फ्रैक्शन में लेंगे, परसेंटेज में लेंगे
तो पहले इसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.66% आ गया, और जब हम फ्रैक्शन में लेंगे तो 0.00667 हम इसे ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। जैसे हम एन्युटी निकालते हैं, जो हमारे फाइनेंस के लोग हैं वो जानते हैं कि हम एसआईपी करते हैं जैसे, या जैसे आरडी करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो निकालते हैं वो सेम फॉर्मूला है। और पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सब फॉर्मूले हमारे पढ़े हुए हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सब फॉर्मूले हमारे मैथमेटिक्स के सब फॉर्मूले हैं और हमने पढ़े हुए हैं। ये पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, यानी पी इंटू पी यानी प्रेजेंट सम यानी जो आपको मिल रहा है पर मंथ, यानी 4,529 रुपए मेरी केस में, 4,529 इंटू सिग्मा ऑफ T1 यानी आज से लेके 84 ईयर्स तक, यानी 27 साल, यानी 324 महीने तक। T इज इक्वल 1 to n यानी 24 महीने, इंटू 1/1 प्लस आरडी यानी डिस्काउंट रेट टू द पावर n, इंटू एसपीटी यानी सर्वाइवर प्रॉपर्टी एट पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मंथ। तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के आधार पर आप खुद भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक चीज और देखेंगे कि ये आपको यदि ये पता लग जाए कि 58 ईयर्स पे आपका QX इंडेक्स एज पर LIC टेबल कैसे है, तो आप उसको अगले ईयर में कैसे निकालेंगे। ये अगले ईयर में निकालने के लिए मैंने 58 के ऊपर, 58 जब बिगनिंग है जैसे मैंने पहले बताया अभी आपको, उसमें सर्वाइवर प्रॉपर्टी हमारी 1 होती है, यानी 100%। 1 का मतलब है कि 100% होती है, यानी 58 ईयर्स में हम जिंदा है तो हमारे लिए सर्वाइवर प्रॉपर्टी 1 है। ठीक है, ये मान के चला जाता है कि ऑल इंडिविजुअल्स हु आर गेटिंग पेंशन एट द एज ऑफ 58 आर अलाइव। इसको निकालने के लिए, सर्वाइवर प्रॉपर्टी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको रिकर्सिव फॉर्मूला बोलते हैं, यानी सर्वाइवर प्रॉपर्टी एट द एज ऑफ x-1। यानी यदि आप 58 के आगे निकालना चाहते हैं तो x-1 यानी 58 - 1 यानी 57 ईयर्स पे जो सर्वाइवर प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, इंटू 1 - x यानी सर्वाइवल इंडेक्स, यानी QX इसको बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में। तो इस तरह हम सर्वाइवर प्रॉपर्टी निकाल लेंगे। और हमने ये फॉर्मूले में ये बताया है कि 59 ईयर्स में हम इसी फॉर्मूले से जब निकालेंगे तो 0.9906 आती है। और यदि हम 58 पे देखें तो 58 में इस टेबल में दी गई है, जो LIC की टेबल है उसमें 0.0994 है, और 60 ईयर्स में निकालेंगे तो 0.97945 है। आज का वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हम ये सब चीजें देखना चाहते हैं और आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो। मेरा दावा है कि आज तक इंडिया के अंदर किसी भी व्यक्ति ने, हो सकता है LIC EPFO वालों में भी, मेरा दावा है कि किसी ने ना की हो पब्लिकली अपने लिए, क्योंकि वो पंडित उसके ऊपर एक्चुअली के ऊपर छोड़ देते हैं और एक्चुअली जो रिजल्ट देता है उसी को वो भगवान मान लेते हैं और वो अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाते। मैंने ये भी बताया था आपको कि वही चीजें वो पार्लियामेंट को दे देते हैं, वही चीजें वो मिनिस्टर को दे देते हैं, वही चीजें वो प्रधानमंत्री को दे देते हैं, और वही वो रट के उसे पढ़ के बोल देते हैं। तो मेरा दावा है कि एक्चुअली कैलकुलेशंस EPFO में भी कोई नहीं करता, सिवाय उन्होंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उनके, और उनको भी आंकड़े पूरे नहीं दिए गए हैं। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले हम थोड़ा सा मोर्टेलिटी इंडेक्स को समझेंगे, टेबल को समझेंगे। एश्योर्ड लाइफ मोर्टेलिटी रेट जो है, ये 2006-2008 में एक टेबल बनाई गई थी जो LIC के द्वारा, और 1 अप्रैल 2013 से ये लागू थी, आज तक भी यही लागू है। इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो LIC देखती है, एसेट लायबिलिटी एंड सॉल्वेंसी और मार्जिन एश्योर्स मामले को देखते हुए जो इनकी कमेटी होती है, वो इसे अप्रूव करती है। ठीक है जी। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ये एक टेबल है, ये मैंने पूरी की पूरी वही टेबल ली हुई है। मैं आपको इसे बताना चाहता हूं कि ये टेबल, ये इंडेक्स जो है, ये QX, ये एज है, ये इंडेक्स है, इसमें ये वैल्यू है, ये वैल्यू है उसकी QX की, और ये पर 1000 पर्सन कितने लोग एक्सपायर होंगे, ये हमने, यदि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो फिगर आती है यहां पे, ये फिगर वो फिगर है कि इतने लोग उस ईयर में जिंदा रहे हैं। जैसे 0 ईयर्स मान के चलें, 0 ईयर्स यानी जब बच्चा इन्फेंट होता है, जब बच्चा 1 साल का होता है, 1 साल तक का जो बच्चा होता है, उसके मरने की संभावना, शुद्ध हिंदी में बात करें तो मरने की संभावना क्या होती है, वो पर 1000 4.445 ली है इन्होंने, जबकि इससे ज्यादा होती है। आप जानते ही हैं इस बात को। 1 साल है
तो 3.897 होती है। यदि 5 साल तक है, ये 5 साल तक बढ़ा है। हमारे देश के अंदर 4-5 साल तक के बच्चे की डेथ ज्यादा होती है, उसके बाद ये कम होती चली जाती है। उसके बाद यदि मान के चला जाता है कि यदि बच्चे की सर्वाइव हो गया 5 साल तक, तो फिर आगे वो सर्वाइव कर जाएगा। तो लगभग 8 साल तक देखिए, 8 साल तक इन्होंने इसको लिया है 0.59, केवल 1000 में 0.59 संभावना होती है, और 9 साल में 0.49, 10 साल में 0.44, यानी ये कम होती चली जाती है। और उसके बाद फिर ये धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। ये देखिए, ये बढ़ती चली जाती है। अब हम सीधे 58 पे आते हैं कि 58 में क्या संभावना होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, इसी में ज्यादा टाइम इसलिए मैं दे रहा हूं कि ये आप लोगों के लिए भी नई चीज हो सकती है। 58 ईयर्स में हमारी जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है 0.0096 है, 0.009944 है। ये सर्वाइवल इंडेक्स है, QX है। अब यदि हम 1000 पीपल पे इतना है ये QX इंडेक्स, इसका मतलब यह है कि 58 में 9.944 इतने लोगों के डेथ होने की संभावना है 1000 लोगों में। तो 58 ईयर्स में 9.44 है। अब हम चलते हैं 84 में। 84 पे 59 में हमने देख लिया, अब हम 84 में देखेंगे कि 84 में क्या पॉसिबिलिटी है। 84 ईयर्स में 84 मेरा ये है 84 ईयर्स, ये देखिए सबसे ऊपर ही आ गया 84 ईयर्स। ये 84 की एज में जो सर्वाइवल इंडेक्स है QX है वो 0.084645 है। एंड 1000 से हम यदि इसे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1000 पीपल पे निकल आएगा, 1000 पे केवल ये दिखा रहे हैं कि 84 लोगों की डेथ होती है। तो क्या मेरे दोस्त, मेरे जितने भी लोग वीडियो देखने वाले हैं, क्या इस बात को पचा पाएंगे कि आज की डेट में पेंशनर्स जितने भी हैं, ये पॉसिबिलिटी हो कि 84 ईयर्स के जितने लोग हैं उनमें केवल 1000 लोगों में 84 लोगों की डेथ होती है। यानी ये गले से उतरती नहीं है बात। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये LIC की टेबल भी डाउटफुल है। ये कम प्रीमियम देने के लिए, कम रिटर्न देने के लिए इन्होंने पूरे देश को LIC भी लूट लूट के, लोगों का पैसा लूट लूट के इतनी बड़ी LIC कॉरपोरेशन बन गई है। LIC आपके पैसे पे रिटर्न नहीं देती। आप जितना पैसा 20 साल, 25 साल, 30 साल देते हैं, उसका कुछ भी परसेंटेज रिटर्न में नहीं मिलता। आप उसको FD करके देखिए, इतने पैसे को कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसीलिए ये LIC की टेबल, क्या ये पॉसिबल है कि 1000 लोगों में जो 84 की डेथ के बाद 84 ईयर्स के बाद में हमारे कितने पेंशनर्स जिंदा रहते हैं? 1000 लोगों में ही मान लीजिए कितने लोग जिंदा रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन चलिए हम ये मान लेते हैं कि आपकी टेबल सही है और इसी के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ, जो मेरे ही केस में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने LIC की टेबल बताने की प्रयास किया आपको, ये मोर्टेलिटी रेट बताने का प्रयास किया आपको, जिसको एक्चुअली अपने कैलकुलेशन में लेते हैं। ये हमने देखिए मंथली बेस पे कैलकुलेट किया है 58 ईयर्स। ये 58 ईयर्स की एज, यहां 12 महीने बाद 59 शुरू हो गया है। मैं एक कैलकुलेशन आपको, एक ईयर की कैलकुलेशन बता देता हूं, फिर आपको हम लास्ट में लेके चलेंगे। फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूला वही है, पेंशन, मेरी पेंशन 58 मंथ में 4529 है, एज 58.1 मंथ, ये पहला महीना यानी 58.1, 58.2, 58.3 और 58 और 12 महीने यानी 59 यहां पे पूरा हो जाएगा। अब QX कितना है एज पर LIC टेबल? 0.0994, 0.0994। यहां सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कितनी है? हमने पूरे साल इसको एक ही माना है, क्योंकि LIC की टेबल में इसको एक ही दिया गया है। ठीक है जी, यानी हम ये मान के चलेंगे कि 58 में इसकी जो पॉसिबिलिटी है, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, वो 100% है, यानी 100% अलाइव रहेगा आदमी। लेकिन उसका रेट जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट रेट से वो कम हो जाएगा। अब हम डिस्काउंट रेट देखेंगे। ये हमारा डिस्काउंट रेट है, जो ईयर मंथ वाइज हम डिस्काउंट रेट निकालेंगे। ये हमने, ये पूरा का पूरा पूरी कैलकुलेशन में सेम ही रहेगा जो हमने 8% लिया है। अब डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेते हैं हम पहले। जो डिस्काउंट फैक्टर जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा कि पेंशन इंटू डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर 1/1 + RD टू द पावर n, ये हमने यहां पे निकाल लिया। ये RD की वैल्यू रख दी और ये हमने यहां निकाल लिया। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू यानी पेंशन इंटू सर्वाइवल प्रॉपर्टी इंटू डिस्काउंट फैक्टर।
पेंशन ए में हमारी पेंशन दी हुई है, डी फैक्टर दिया हुआ है, और ये डी यानी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और हमारा ई यानी फैक्टर दिया हुआ है, ये ई। तो इस तरह हम हर महीने पेंशन की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। मैं आपको पहले ईयर में ही बता दूं कि यदि हम 58 में मुझे पेंशन 4,529 रुपए मिल रही है, तो इसकी वैल्यू पहले ही महीने में कितनी हो जाती है, ये आप किसी भी एक्चुअली मेरे दोस्त फाइनेंस वाले बहुत लोग इस वीडियो में होंगे, इस ग्रुप में होंगे, बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो कैलकुलेट करके देखें तो जो पहले महीने मुझे पेंशन मिली है, अभी मुझे एक ही साल मिलते हुआ है, उसकी वैल्यू सिर्फ 4,499 रुपए रह जाती है, 45 रुपए, यानी पहले ही महीने में 30 रुपए वैल्यू कम हो जाती है डिस्काउंट रेट से और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी के रेट से। इसी तरह जब हम एक साल बाद देखेंगे, यानी 11वें 12वें महीने में देखें, तो इसकी वैल्यू 4,181 रुपए रह जाती है मात्र, यदि 8% डिस्काउंट रेट लेते हैं हम और सर्वाइवल प्रॉपर्टी LIC की टेबल के हिसाब से लेते हैं। तो इस तरह ये घटते घटते अब हम देखेंगे, मैंने एक साल का आपको समझाने का प्रयास किया, अब हम इसे देखेंगे कि 84 साल में, जब आप 84वें साल में पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू, आपको जो पेंशन मिल रही है 4,529 रुपए, मुझे जो पेंशन मिल रही है, इसकी वैल्यू कितनी होगी आज की डेट में। इसीलिए ये प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इसको प्रेजेंट वैल्यू इसीलिए कहा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर में जो मुझे मिलने वाली पेंशन है, फ्यूचर में मुझे पेंशन सेम रहेगी, इसीलिए हम इसकी वैल्यू ईयर वाइज डिस्काउंट रेट और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी के रेट के हिसाब से इसकी वैल्यू देखेंगे। और अब मैं, ये मेरी पूरी टेबल है, मंथ वाइज मैंने इसमें कैलकुलेट किया है, और ये जो दिया हुआ है, ये साइड में जो दिया हुआ है, ये मैंने LIC की टेबल, यहां 115 साल तक की टेबल बनी हुई है, ये इसको 115 साल में भी ये मान के चलते हैं कि 1000 लोगों में 985 लोगों की डेथ हो जाती है, यानी 1000 लोगों में 115 साल में 15 लोग फिर भी सर्वाइव करते हैं इनके। हम नहीं मानते कि 15 साल सर्वाइव करते होंगे, 15 लोग सर्वाइव करते होंगे। हो सकता है 1000 में एक ही व्यक्ति सर्वाइव ना करता वो 115 साल में, लेकिन इन्होंने माना है कि 15 लोग सर्वाइव करते हैं, यह भी हास्यास्पद है। चलिए अब हम लास्ट में चलते हैं कि अपनी 84 ईयर्स में कैलकुलेशन देखते हैं कि हमारा सेम फॉर्मूला, सेम सब कुछ से इसकी, देखिए ये हम कैलकुलेशन जो कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन एक्सेल में डाल के सीधी भी हो जाती है, लेकिन मैंने मंथ वाइज की है जिससे इजीली समझने में आसानी रहे, और एक्सेल सीट में की है 324वें महीने में, यानी आज से जब हम 84 साल के होंगे, ये पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन 84 साल में आखिरी महीने में, 84 साल के भी आखिरी महीने में, यानी दिसंबर 84 में रहेंगे, तब इंडेक्स की वैल्यू होगी 0.08645 LIC टेबल, और डिस्काउंट रेट यही होगा। तो इस तरह हमारी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी हमने देख ली। इस तरह आपके आज के बाद इस पैसे की वैल्यू केवल 218 रुपए होगी। आप देख रहे हैं इतना डिस्काउंट हो जाएगा ये आज की डेट से, यदि हम एक्चुअली के हिसाब से इसको कैलकुलेशन करते हैं। आज जो पैसा हमारे पास रखा हुआ है इतना, आप कल्पना कीजिए कि उस पर EPFO हमारे पास पैसे कमाएगा, या इसको उल्टे भी कह सकते हैं कि 8% ही पैसा कमाएगा, तो ये वैल्यू कितनी बढ़ती चली जाएगी और तो कितने साल में रिटर्न होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये, यदि इसको डिस्काउंट रेट के हिसाब से लेते हैं तो हमारी उस समय पे इस पैसे की वैल्यू केवल 4,529 की वैल्यू, जब हम 84 साल के होंगे दिसंबर 84 में, इसकी वैल्यू 218 रुपए होगी। और यदि मैं इसका टोटल कर दूं, टोटल लायबिलिटी ऑफ EPS पेंशन फॉर मी, और EPS पेंशन की वैल्यू आज की डेट में इसी प्रकार से प्रेजेंट वैल्यू ये निकालते हैं तो 5,18,881 रुपए होती है मात्र। जबकि मेरा पैसा कितना है इनके पास में, मैंने पिछले वीडियो में पूरी कैलकुलेशन बताई थी, वो बताई थी कि 12 लाख, अभी मैंने पीछे भी दिखाया था कि 12,40,568 रुपए मेरे पैसे की वैल्यू होती है इनके पास में, और 5,18,881 आप मुझे पैसा देंगे, यानी सरप्लस पैसा मेरा अभी भी 84 ईयर्स के बाद भी आपके पास 7,21,686 रुपए मेरे केस में प्रेजेंट वैल्यू में रहेगा। हायर पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट केस की ही बात कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन मतलब प्रेजेंट पेंशन की ही बात कर रहे हैं, हायर पेंशन की बात इसमें कहीं नहीं है। यानी यदि हम एक्चुअली कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो 7,21,684 रुपए सरप्लस फंड मेरा EPFO के पास रहेगा।
और यही कारण है कि ईपीएफओ का फंड यदि हम एनालिसिस करें तो इसी वजह से बढ़ता चला जा रहा है। यही कारण है कि ईपीएफओ हर साल, अभी की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो आपने देखा होगा कि लगभग 58,000 करोड़ रुपए, 58,000 करोड़ रुपए केवल इंटरेस्ट आया है और फंड की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है कि एक व्यक्ति का इतना पैसा ईपीएफओ के पास बचता है और ईपीएफओ लगातार इस बात को झूठ बोल रहा है इसी वजह से। अदरवाइज आपका पैसा, इतना फंड क्यों बढ़ता चला जा रहा है? हम लास्ट पॉइंट में यह कहना चाहता हूं कि हम कितने ही प्रदर्शन कर लें, कितने ही हम जंतर मंतर चले जाएं, हमारे दोस्त कुछ अभी जंतर मंतर पे धरना देंगे, हो सकता है मेरी बात किसी लोगों को बुरा लग जाए, जब तक हम इस चीज को काउंटर नहीं करेंगे कि ईपीएफओ जो डेफिसिट दिखा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काउंटर नहीं करेंगे, तब तक यह पेंशन बढ़ने वाली नहीं है। यह पेंशन जो मिनिमम पेंशन है यदि हम निकालें तो हम अगले किसी वीडियो में यह भी बताएंगे कि यह पेंशन कितनी होनी चाहिए थी, तब 84 इयर्स में हमारा यह फंड जीरो होता। तो मिनिमम पेंशन की जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज है, हायर पेंशन की डिमांड बिल्कुल जायज है, लेकिन यह जंतर मंतर पे बैठने से गवर्नमेंट को कुछ सुनने वाला नहीं है। जैसे अभी लोकसभा के अंदर मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि हायर पेंशन, मिनिमम पेंशन बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है सरकार के पास। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।